बिजनेसमैन का दिन दहाड़े खून हो जाता है और आप लोग कहते हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं। आप लोग इस पद पे रखे किस लिए गए हैं? अरे खूनी गए कहाँ? हवा में उड़ गए या जमीन ने निगल लिया? अरे क्या ये कोई कहानी किस्सा है? हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए, दोनों मरने वाले इस शहर के खास लोगों में से थे। चीजों को बनाने की और बिगाड़ने की पूरी ताकत रखते थे, शहर के लिए भी और सरकार के लिए भी। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अपनी सबसे अच्छी टीम को इस केस के लिए लगा दो, समझे? दैट्स इट। हमारी एंट्री हमेशा पिक्चर के सेकंड हाफ में क्यों होती है, जब खून हो चुका होता है और केस और भी पेचीदा हो जाता है। श्री, जिसे तू हीरोपंती झाड़ के अकेले मजा ले सकते। हीरोपंती झाड़ने में मजा तभी आएगा जब एंट्री पहले हो जाएगी, ताकि हमें सब क्लूज तो मिले। अभी इसी केस को देख लो, आज एक खून हुआ है और एक महीना पहले एक और एक खून हुआ है। जैसे कि पिछले महीने वाला जो खून है उसका क्लूज अभी तक हम लोग के लिए वेट कर रहा होगा। सुराग हमेशा बिछे हुए होते हैं श्री, बस उन्हें देखने की नजर रखो, दिख जाएंगे। और वैसे भी कौन सी किताब में लिखा है कि सुराग हमेशा वहीं मिलता है जहाँ घटना घटी हो? सर मैं तो बोल ज्यादा बोला तो एक और घटना घटा देंगे। एसीपी अर्जुन सूर्यकांत रावते हैं। सर, किसी भी दुकानदार ने कातिल को ठीक से नहीं देखा। यही तो उनका प्लान था कि कोई उन्हें ठीक से देख ना पाए, इसीलिए जगह और ये वक्त चुना। राठौड़, आमतौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स पे एक सीसीटीवी कैमरा होता है, लेकिन ये सिग्नल बहुत छोटा है इसलिए यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, सिर्फ एक पुलिस वाला था। और वो देखो, आगे 200 मीटर पे 2 छोटे सिग्नल और हैं। बैकअप प्लान। मारने वाले ने सोचा होगा कि अगर मरने वाला इस क्रॉसिंग पे नहीं रुकेगा तो जब वो अगली क्रॉसिंग पे रुकेगा तो वो उसे वहां मार देंगे। और वक्त भी 11:30 बजे दुकानों पे इतना रश होता है कि दुकानदार को बाहर जाने की फुर्सत भी नहीं होती। तो वो देखेगा क्या जब तक कोई खाली ना बैठा हो। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम दे बाबा, अल्लाह के अल्लाह। आज सुबह 2 लोगों ने एक आदमी को गोली मार के मार दिया, तुमने कुछ देखा? दो आदमी? हाँ साहब, एक लंबा मूंछों वाला था, दूसरा बहुत ही काला। हाँ। और क्या हुआ? और गाड़ी आई, वो दोनों अंदर गए। फिर वो आदमी चला गया साहब। वो दोनों? नहीं साहब, वो आदमी जो वहां पे खड़ा हुआ था वो चला गया। हाँ, दाढ़ी वाला था, जिसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। लड़कों ने गोलियां चलाई, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो आदमी वहां पे मुस्कुराया साहब। वो आया, 100 रुपए का नोट दिया और चला गया साहब। ये वही 100 रुपए साहब। हाँ। श्री सर, एविडेंस ढूंढो, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। छोटू सर, इस एरिया के सारे इन्फॉर्मर से पता करो, किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा। राठौर सर, आपने इन्हें बुलाया था। इंस्पेक्टर जाधव, ओसी, सीएसटी पुलिस स्टेशन। पहला मर्डर आपके इलाके में हुआ था, कोई लीड मिली? लीड तो नहीं सर, पर एक भेल वाले ने उस कातिल का हुलिया बताया था। दाढ़ी वाला आदमी था सर, इसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। लेकिन हम कातिल को ढूंढ नहीं पाए। पता है,
अगर ढूंढ लिया होता तो ना हम यहाँ पे होते और ना आप। उस भेल वाले को बुलाइए। ये सर। नौसिखिए थे राठौड़। तो सर क्या आपको ये बात गाड़ी देखने से पता चल गई? गाड़ी देख के नहीं छोटू, गोलियों के निशान देख के। एक गोली आगे की सीट से होके निकली है और दूसरी खिड़की से। कोई भी पेशेवर कातिल इतनी पास से टारगेट को 2 बारी मिस नहीं करेगा। सर, वो भेल वाला पिछले हफ्ते से गायब है। वहीं पर जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं उन्होंने बताया कि एक बार वो पेशाब करने को गया तो वापस आया नहीं वहां से। व्हाट? वो इतना ताकतवर हो गया है कि हमारी नाक के नीचे से गवाहों को गायब कर रहा है। इस भिखारी पे नजर रखिए। सर, उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊं? नहीं, उसे यहीं रहने दीजिए। एक कांस्टेबल लगाइए इस पर नजर रखने के लिए, और सबसे पहले उससे कातिलों का हुलिया पूछिए और एक स्केच बनवाइए उसका। ओके सर। अल्लाह के नाम पे दे दे मामा। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। भेल वाले ने कुछ और बताया था? हाँ सर, उसने एक दाढ़ी वाले आदमी के बारे में बताया था जिस पर उसको शक था। उसके मुताबिक उसने हमला देखा, मुस्कुराया और लौट गया। मैंने समझा इतनी भीड़ में भेल वाले ने कितना सही देखा होगा और नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भेल वाले ने सब सही देखा था। तो आदमी ये देख रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। राठौड़, हमें मरने वाले के परिवार वालों से बातचीत करनी होगी और उसके ऑफिस वालों से भी। लेट्स गो। पहले विक्टिम मिस्टर हरीश सर, उम्र 46, रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। सीएसटी स्टेशन के पास उनका खून हो गया। कई दिनों से मेरी बाइयां फड़क रही थी। मुझे पता था कुछ बुरा होने वाला है। वो भी एक महीने से कुछ डरे डरे लग रहे थे। क्या काम की कोई परेशानी थी उन्हें? नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था। क्या आपके पास उनका मोबाइल फोन है? हाँ, पुलिस ने मुझे वापस दे दिया था। मैं देख सकता हूँ? आए। क्या उनका ये मोबाइल फोन उनके मरने के बाद किसी और ने यूज किया? नहीं, बस इसे उनकी याद मान के रख लिया था। अब तो बस उनकी याद ही बची है ना। उसका चार्जर? सिर्फ 1-2 नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर मिस्टर सरन के जान पहचान वाले थे। मिस्टर सरन का कत्ल 12:30 बजे हुआ था ना? पुलिस ने तो वही कहा था। तो आखिरी कॉल 1:45 बजे तक कैसे चली? तो मतलब जब गोली चली मिस्टर सरन फोन पे ही थे। मिस्टर सरन के ऑफिस के किसी आदमी से बात हो सकती है अभी? जी बोलिए। मिस्टर वाडिया कौन से क्लाइंट से मिलने गए थे? जी ट्रंकी कॉर्पोरेशन, हमारे नए क्लाइंट्स। उस दिन सुबह ही उनके ऑफिस से अचानक फोन आया तो सर बाकी सब मीटिंग कैंसिल करके उनसे मिलने जा रहे थे। हमारी बात कराइए उनसे। जी। एक एनआरआई अपने दादा का मकान बेचना चाहता था नेपियन सी रोड पर, बहुत ही सस्ते में। तो मिस्टर सरन वहां गए थे? हाँ गए थे, लेकिन ड्राइवर उस दिन नहीं आया था तो सर गाड़ी खुद चला रहे थे। उन्होंने कहा कि उस एनआरआई को फोन करके रास्ता पूछ लेंगे। क्या उनके मरने के बाद उसका वापस फोन आया? नहीं सर। थैंक यू। राठौड़, 2 कॉन्ट्रैक्ट मर्डर्स, 1 महीने पहले मिस्टर वाडिया और आज मिस्टर सरन। ट्रंकी कॉर्पोरेशन का कहना है कि उन्होंने मिस्टर वाडिया को कोई भी फोन नहीं किया और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो नेपेंसी रोड में अपना बंगला बेचना चाहता। 30 कॉल्स? कोई दाना डाल रहा था? हाँ, कोई ऐसा था जो मरने वालों का पीछा कर रहा है, जो ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर मिस्टर वाडिया को नए क्लाइंट्स के बारे में पता चले तो उनकी तरफ दौड़े चले जाएंगे और मिस्टर सरन सस्ती प्रॉपर्टी की लालच में आसानी से फंस जाएंगे। उसने ये झूठी कॉल्स करके
इन दोनों को एक तरफ दौड़ा दिया। एक तरफ क्यों? ये दोनों लोग सारा दिन एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। मारने वाला उन्हें किसी भी सिग्नल पे मार सकता था। सर, जिस गोली से सरण की जान ली गई थी वो एक सस्ती देसी रिवॉल्वर से ली गई थी। मेरा मतलब है एक तमंचे से ली गई थी। और हाँ सर, इन लोगों के फोन्स पे पिछले महीने कुछ अननोन नंबर से कॉल आया था। नंबर्स तो इंडिया के ही थे सर, लेकिन कॉल्स देश के बाहर से की गई थी। इसका मतलब देश के बाहर कोई बैठ के बार बार कॉल करता है और उसके बाद उन्हीं का कत्ल कर देता है। कुछ जाना पहचाना मामला लगता है, नहीं? हाँ सर, लगता है एक्सटॉर्शन, वसूली या पैसों के लिए मर्डर। इम्पॉसिबल। आजकल ऐसे गैंग्स पे बहुत कड़ी नजर रखी जा रही है और एक्सटॉर्शन या पैसे लेके मारने वाले क्रिमिनल्स ज्यादातर जेल में हैं। और तुमने थोड़ी देर पहले कहा था राउते कि मारने वाला कोई नौसिखिया लगता है। नौसिखिया कातिल राठौर, ऐसे कातिल जो शिकार के पीछे नहीं जाते बल्कि शिकार को उनके पास लाया जाता है। लेकिन बैंड्रा और सीएसटी स्टेशन ही क्यों? इन दोनों में ऐसा कॉमन क्या है? दुकानें, खासतौर से स्टेशन के पास, बस अड्डे। स्टेशन, ये दो स्टेशन उन स्टेशन में से हैं जहां लोकल ट्रेन के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ट्रेन भी रुकती। पता करो क्या कत्ल के बाद कोई भी ऐसी ट्रेन थी जो वहां से निकली थी? कहां के लिए और कब? यू आर राइट सर, गोरखपुर एक्सप्रेस कत्ल के 5 मिनट बाद निकली थी। और सीएसटी से सरण के मर्डर के बाद? 1 मिनट सर, लखनऊ एक्सप्रेस 10 मिनट बाद निकली थी। तो ये लोग? हाँ, ये लोग बाहर से आते हैं राठौर, इसलिए पुलिस इन्हें ट्रेस भी नहीं कर पाई। तो ये है इनका खेल। पैसे मांगो, अगर सामने वाला पैसे ना दे तो बाहर से लड़के मंगवा के इनका खेल खत्म करवा दो। उसके बाद इन लड़कों को ट्रेन पकड़वाओ और वो शहर से बाहर। लेकिन ऐसा कोई है जो इस शहर में बैठ के इस खेल को अंजाम दे रहा, लेकिन वो है कौन? दाढ़ी वाला। हाँ, दाढ़ी वाला था, जिसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। लेकिन अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो खून करते क्यों हैं? फिर कौन देगा पैसा? अगला डर के देगा। 2 को मारो, 200 को डराओ, और इसके बाद जिसके पास फोन जाएगा उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी मना करने की। हमें उन्हें अगला कॉल करने से पहले रोकना होगा। लेट्स गो। लेकिन हम जा कहाँ रहे? श्री, अगर एक आदमी इस शहर में बाहर से आया तो कहाँ रहेगा? स्टेशन के सामने किसी होटल या लॉज के पास। तो हम बैंड्रा टर्मिनस के आसपास जितने भी लॉज है वो सब चेक करेंगे। लेट्स गो। सर, 20 से 25 साल के 2 लड़के कल रात को इस लॉज में आए तो थे, पर वो आज सुबह निकल गए। और भिखारी ने जो हुलिया बताया था वो हुलिया इन दोनों से मैच नहीं कर रहा। हमने उन दोनों की कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन सर कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि उनके जाते ही लॉज वालों ने पूरा कमरा साफ कर दिया था। हाँ, ओके सर। कुछ बताए थे श्री? सर, कमरा तो पहले से बुक किया हुआ था, मैं क्या कर सकता हूँ? पूरा कैश पेमेंट किया था एडवांस में, और कमरे में उनके लिए पैकेट भी छोड़ा था। अच्छा, वो किसने किया था? वो किसने किया था? पता नहीं। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं उन लोगों के आइडेंटिटी प्रूफ चेक करते हो कि नहीं आप लोग? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रेगुलेशंस है कि नहीं? किससे पूछ रहा हूं? अच्छा, उन लोगों ने यहाँ से कोई फोन किया था? हाँ सर, कल शाम को उन्हें एक लड़की चाहिए थी, लेकिन वो मिली नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर कॉल्स भी आती है। लैंडलाइन के रिकॉर्ड पे ये नंबर है, किसी संपत का नाम, जो अभी अनअवेलेबल आ रहा है। इसको ढूंढा जा सकता है। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो इसके बॉस को खबर मिल जाएगी राठौर। श्री, एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो क्या संपत नाम के किसी भी आदमी ने आज कोई नया कनेक्शन खरीदा है। समझ गया सर। अगर आज संपत सिम कार्ड खरीदता है तो कल ऑपरेशन संपत। जी हाँ सर, कंपनी की तरफ से ये स्कीम 12-12-12 को लॉन्च हुआ है। आप हमारे नए कस्टमर हैं और आपने 5 लाख रुपए जीत गए।
नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद आपके घर पे आके आपको पैसा देके जाएंगे। आप अपना एड्रेस देंगे प्लीज? थैंक यू सर। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान निकला। अरे आप आ रहे हैं ना वो पैसे लेकर के? हाँ, रास्ते में हैं। अच्छा, पुलिस क्या? क्या पुलिस? अरे नहीं नहीं, वो सिम कार्ड तो मैंने पहले ही तोड़ के फेंक दिया है, तो 5 लाख रुपए भी जीत दिया हूं। हाँ? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, वो पुलिस वाले नहीं हो सकते। सी बात है, मालिक नौकर से कहीं ज्यादा होशियार थे। इसका एड्रेस पता कर सकते हैं? कोई फायदा नहीं है छोटू, जिस किसी ने भी इसे मारा है हमारी हर मूवमेंट में नजर है उसकी, हमारा हर रास्ता बंद करने की कोशिश करेगा वो। लेकिन ये गोडाउन किसका है? संपत भाग के यहीं क्यों आया? तुम कहना क्या चाहते हो राउत? संपत डर के भाग रहा था, इसे सिर्फ एक छुपने की जगह चाहिए था। ये गोडाउन खुला मिला, छुपने के लिए अंदर आ गया। तो फिर उसके अगले में क्यों नहीं गया, या उसके अगले गोडाउन में? उन सबके दरवाजे भी तो खुले थे। इत्तेफाक। तो ये भी तो हो सकता है जैसे एक डरे हुए कुत्ते को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो सीधा अपने मालिक की ओर भागता है, वैसे ही संपत भी अपने मालिक की ओर भागा। इस गोदाम के मालिक का पता लगाना होगा राठौड़। हाँ, अच्छा ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसके नाम पे है? लालचंद। अच्छा रिकॉर्ड में इसका एड्रेस क्या बता सकते हैं आप? ओके, थैंक यू थैंक यू। कुछ नहीं होने वाला है इससे, हम बिना सबूत के लोगों के पीछे भाग रहे हैं। सबूत है राठौड़, संपत की मौत। तुम कहना क्या चाहते हैं? खूनी गोदाम के अंदर ऑलरेडी संपत का इंतजार कर रहा था, यानी उसको इस बात का पूरा यकीन था कि संपत उस गोदाम में जरूर आएगा। इसका मतलब संपत का उस गोदाम से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। ये केस तो और भी पेचीदा होती जा रही है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, उसके बाद बाहर के स्टेज के किलर्स,
और अब ये संपत्ति। सर, यहाँ से लेफ्ट लीजिए। जो कोई भी ये खेल खेल रहा है बहुत ही शातिर। उसने एक आदमी रखा, उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक और खुद अंधेरे में बैठ के खतरनाक खेल खेल रहा है। सर, ये रोक दीजिए। ये दुकान लालचंद यादव और ये किताब, ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। और उसके बीवी बच्चे वैसे तो वो देखो। तुम्हारे मालिक का गांव किधर है? वो नॉर्थ का रहने वाला था साहब, और उसके गांव का नाम मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है। लालचंद पिछली बार गांव कब गया था? करीब 15 दिन पहले। तारीख? 11 तारीख साहब। और उससे पहले? उससे पहले करीब पिछले महीने की 2 तारीख को। दोनों मर्डर्स के ठीक 15-15 दिन पहले। हर मर्डर के 15 दिन पहले लालचंद गांव गया। क्यों, ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है राठौड़। ये तुम भी जानते हो राउते कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। हम इस बात को साबित कैसे करेंगे कि लालचंद गांव किलर्स को ढूंढने गया था? अगर लालचंद सबके पीछे है राठौड़ तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके सामने जाके खड़ा होना, तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। लालचंद, क्या चाहिए साहब? एसीपी राठौड़, ETF। तुम संपत नाम के किसी आदमी को जानते हो? संपत? नहीं। कौन? वही जिसका मर्डर तुमने कुछ देर पहले अपने गोदाम में किया है। सर कैसी बातें कर रहे हो सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं बीवी बच्चे वाला हूं और मेरे गोदाम में खून हो गया। कैसे सर? गोदाम में पुलिस पहुंच चुकी है, वो आगे तलाशी ले रहे हैं। तुम ये बताओ, तुम आखिरी बार गोदाम में कब गए? जब कुछ लाना है तभी गोदाम जाता हूं। मैं परसों गोदाम गया था। अच्छा, तुम्हारी चप्पल पे लाल कीचड़ कैसे आया? और वो भी अभी गीला है, सूखा नहीं है। इसका मतलब तुम हाल ही में अपने गोदाम होके आए। जहां तुम्हारा गोदाम है उसके आसपास कुछ कारखाने हैं जहां से ब्रोमाइड निकलता है, जिसकी वजह से वहां का कीचड़ लाल है। और तुम्हारी चप्पल पे इस कीचड़ का होने का मतलब तुम हाल ही में वहां से होके आए। समझे या समझाऊं? अलग है उनसे।
कौन था वो पीली शर्ट वाला जिसने लालचंद को मारा? सर वो नया आया था आज ही सुबह, और साथ में एक चिट्ठी लेके आया था, जिसे देखकर सेठ ने उसे काम पे रख लिया था। काम पे लग जाओ। लालचंद ने संपत को मारा और अब बॉस ने लालचंद। बता। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ ऑर्डर दिया गया था। किसने दिया था ऑर्डर? भीम हलवाई। कौन है ये भीम? गांव में बड़ा नाम है भीम का। बम्बई आकर बड़ा आदमी बन गया है। साहब हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं थे और बहन की शादी भी थी। तभी आया भीम सेठ। और तुम मान गए? क्या करता साहब, पैसों की जरूरत थी। भीम 10,000 रुपए दे रहा था। क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी तुम्हें? भीम सेठ ने एक नंबर दिया था, तो फोन वाले ने कहा लालचंद सेठ की दुकान पर काम पर लग जाना। अगर पुलिस आ जाए तो। लॉज के रूम से चिट्ठी और गन मिली थी। राठौड़, एक और नाम नोट डाउन करो, भीम हलवाई। लालचंद की तरह वो भी सिर्फ एक एजेंट ही है। इस आदमी को भीम ने ही भेजा था। उस आदमी के पीछे जाने को कोई फायदा नहीं है राठौड़। जब तक तुम उस तक पहुंचोगे या तो वो मारा जा चुका होगा या गायब होगा। जिस किसी ने भी ये किया उसको अच्छी तरह पता था कि लालचंद पे कभी भी हमला हो सकता है, वो फंस सकता है। इसीलिए उसने एक आदमी उसके पीछे लगा रखा कि जब मौका लगे वो उसका खेल खत्म कर दे। ओके, अगला प्लान क्या है तुम्हारा? अब हमसे कहा गया था काम होने पर वहां से भाग जाना। कंट्रोल रूम, एसीपी अर्जुन राउत बोल रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके एक बैकअप फोर्स भेजो उधर। इसका मतलब लालचंद सिर्फ एक बिचौलिया था जो गोली चलाने वाले लड़के अरेंज करता था। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है राठौड़। उसी ने इस दुकान में उस लड़के को रखवाया ताकि अगर हम उस तक पहुंच भी जाए तो वो लालचंद को मारे और यहां से चला जाए। सर इसका मतलब बॉस लालचंद को ऑर्डर दिया करता था और लालचंद कातिलों को ढूंढ के लाया करता था, और ये संपत उन्हीं कातिलों से कॉन्टेक्ट करके कब कहां किसे कैसे मारना है ये प्लान करता था। ऐसे जवान लड़के छोटे शहरों से आके मुंबई में अपना काम करके चुपचाप वापस चले जाते थे। लेकिन इन दो लड़कों से एक गलती हो गई। इन्होंने होटल के नंबर से संपत को फोन किया। लेकिन लालचंद और संपत के ऊपर कौन है? कौन है इनका बॉस? छोटा अप्पा। गैंगस्टर छोटे अप्पा? हाँ सर, सुपारी लेके मर्डर करने के बिजनेस का बेताज बादशाह। 90s में तो उसने पुलिस के नाक पे दम करके रखा था। लेकिन उसे तो इंटरपोल ने पोर्चुगल में पकड़ा था, और जहां तक मैंने सुना है गोली लगने के बाद उसका एक हाथ काम करना बंद कर चुका है। कुछ महीने पहले कमिश्नर साहब ने मेल भेजा था मुझे इस रिपोर्ट के बारे में, और उसमें यह लिखा था कि छोटे अप्पा लिस्बन जेल से डॉक्टर के भेज में भागा। ये तो बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट थी। गुड जॉब। थैंक यू सर। इंटरपोल ने उसे सब देशों में खोजने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तभी उसने बीच में इतने सारे लोग बिछा दिए। लेकिन उनसे कांटेक्ट कैसे करता था कि किसे मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, और पैसे कैसे भेजता था? श्री सर, कोई फोन या ईमेल? नो सर, कुछ नहीं पता चला। ना कोई बैंक अकाउंट का लेन देन किया गया है, ना कोई ईमेल आया हुआ है। लालचंद के पास तो एक ईमेल आईडी तक नहीं था सर। पढ़े हो? जिस चिट्ठी को देकर लालचंद ने उस लड़के को काम पे रखा था, वो चिट्ठी कहां है? रख लो इसे। तकिया अंदर से खाली क्यों है? सर ये पुराना होगा और दोबारा भरने के लिए आया होगा, और यहाँ पर तो अक्सर ऐसे काम आते रहते हैं। अगर तकिया पुराना होता है तो उसके अंदर की रुई पिसक जाती है, क्यों अंदर से खोखला नहीं होता? लेकिन साहब आया था तो भरा हुआ था। एक आदमी भरा हुआ तकिया एक तकिए की दुकान पे वापस भरने के लिए क्यों भेजेगा? पता नहीं साहब,
एक आदमी बीच बीच में तकिए और क्वेश्चन भेजा करता था, लेकिन उनमें रुई भरने की जरूरत नहीं रहती थी। फिर भी हमारे सेठ ने उसमें कुछ करके वो वापस भेज देता था। और आखिरी ऑर्डर करीबन 1.5 महीने पहले आया था, राइट? ठीक कहा साहब आपने, 1.5 महीने पहले ही भेजा था। वो दिखता कैसा था? साहब दाढ़ी थी उसके और लगभग 60 साल की उम्र थी उसकी, लेकिन साहब उसके चेहरे पे गहरे घाव का निशान भी था। दाढ़ी वाला आदमी था जिसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। और एक ढेल वाले ने उस कातिल का हुलिया बताया था। दाढ़ी वाला आदमी था साहब जिसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। उस आदमी के बारे में और कुछ याद है? नया ग्राहक था साहब, 2 महीने पहले ही आया था। लेकिन हाँ साहब, मैंने देखा कि वो केवल अपने बाएं हाथ से ही काम करा करता था। और दाएं हाथ को तो अपनी जेब में ही रखा करता था हमेशा। सर, छोटा सर, वो दुकान वाला सही कह रहा था। ये देखिए, वो दाढ़ी वाला आदमी के स्केच के साथ छोटे अप्पा का पुलिस रिकॉर्ड में जो फोटोग्राफ है वो पार्शियली मैच करता है। अप्पा ही इन सबके पीछे, लेकिन वो है कहां? सर, जैसे आपने कहा था वैसे मैंने उस दुकान के आसपास के सारे दुकानदारों से पूछताछ कर ली, तो एक पान वाले ने यह बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसने ऐसे किसी आदमी को देखा है जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। लगता है क्या होता है छोटू, हमें सॉलिड लीड चाहिए, वक्त नहीं हमारे पास। हेलो, ओके। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कुछ पुलिस स्टेशंस ने कुछ लोगों के गायब होने की खबर दी है, लेकिन ये वो आदमी नहीं है। तो बेस बदल के घूमेगा रातों में। अगर उसे पकड़ भी ले तो उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो सिर्फ उसका हाथ ही उसका एकमात्र पहचान है। नहीं साहब, वो आदमी जो वहां पे खड़ा हुआ था वो चला गया। और एक ढेल वाले ने उस कातिल का हुलिया बताया था। भीम 10,000 रुपए दे रहा था। क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी तुम्हें? भीम सेठ ने एक नंबर दिया था, तो फोन वाले ने कहा लालचंद सेठ की दुकान पर काम पर लग जाना, अगर पुलिस आ जाए तो। लॉज से रूम से चिट्ठी और गन मिली थी। हमें बैंड्रा जाना होगा। बैंड्रा? हाँ, जहां दूसरा कत्ल हुआ अभी। इंस्पेक्टर जादव, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या भेल वाले के दाहिने हाथ में कोई प्रॉब्लम थी? दाहिने हाथ? हाँ सर, हमने पुलिस स्टेशन में उसे कुछ खाने को दिया था तो उसने अपने बाएं हाथ से खाया था। ठीक है, इसका मतलब वो भेल वाला छोटे अप्पा है। सिर्फ ये दोनों नहीं श्री, सब एक ही आदमी है छोटे अप्पा। तो भेल वाला, दाढ़ी वाला और भिखारी, तीनों के तीनों एक ही आदमी है। व्हाट? हाँ रातो, तुम्हें याद है उस भिखारी ने अपना कटोरा कैसे उठाया था? वो कटोरा उसके दाहिने तरफ पड़ा था, लेकिन उस भिखारी ने फिर भी अपने बाएं हाथ से उठाया। कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं रातो। ये आदमी उन दोनों कत्लों के वक्त वहीं मौजूद था, सब पे नजर रखने के लिए। और जब पुलिस आई ये तो भी वहां से नहीं भागा, ताकि पुलिस को किसी भी आदमी की गैर मौजूदगी पे कोई शक ना हो। जब वो भेल वाला गायब हुआ तो हमें लगा कि वो किडनैप हो गया, लेकिन वो भेल वाला और वो भिखारी दोनों एक ही आदमी था। इसीलिए किसी भी कातिलों का हुलिया मैच नहीं कर रहा था, और उसने उन लड़कों की पहचान भी पुलिस को गलत बताई ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। और इसकी सबसे बड़ी कड़ी थी वो दाढ़ी वाला, एक काल्पनिक मुजरिम जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसके चेहरे पे एक पुराना घाव, ताकि वो आसानी से पहचान में आ सके। इसी हुलिये में वो लालचंद की दुकान पे गया ताकि उसकी दुकान में काम करने वाले सभी लोग उसको इस हुलिये में देख सके। उसके बाद वो भेल वाला और भिखारी बन के
पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन देता है गुमराह करने के लिए, जिससे सारा का सारा शक उस दाढ़ी वाले पे जाए जो असलियत में है ही नहीं। एक और बात, सबके बाएं हाथ में चोट लगी है, चाहे वो भिखारी हो, बेल वाला या फिर वो दाढ़ी वाला। और छोटे अप्पा का भी तो बाएं हाथ काम नहीं करता ना। इसका मतलब ये सब और कोई नहीं बल्कि छोटे अप्पा। श्री सर, दादर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर श्रीकांत शर्मा को फोन मिला। सर। हेलो, श्रीकांत शर्मा, एसीपी राठौड़ है। तुमने उस भिखारी के ऊपर नजर रखी हुई है? खेल खत्म हुआ छोटे अप्पा। तो देखो ये पिक्चर तो एकदम से एक्शन थ्रिलर निकली सर, क्या केस था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अप्पा उसी भिखारी बन के अकेला था, तो आज इतने सारे शूटर्स लेके क्या कर रहा? अप्पा एक शातिर मुजरिम था श्री। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने अपने साथ इन शार्प शूटर्स को रखा था। और ये केस तो एक मामूली केस था, हमें इससे बड़े केस की तैयारी करनी होगी। अप्पा और लालचंद जैसे मुजरिम इस जुर्म के बिसात के छोटे मोटे मोहरे थे, हमें उन्हें पकड़ना है जो विदेश में रह के हमारे देश में जुर्म का धंधा चला रहे हैं। कम से कम अभी के लिए हमने इन बेचारे नौजवानों को थोड़े से पैसों के लिए बिकने से बचा लिया। तो ये भी नहीं जानते थे कि सुपारी किलिंग है क्या। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अगर सिद्धार्थ ड्रग्स नहीं लेता था तो इन पार्टीज में क्यों जाता था? नादिया के लिए। नादिया कौन? नादिया इन पार्टी में परफॉर्म करती थी, उसके साथ उसके पेडलर भी होते हैं, ड्रग पेडलर भी होते हैं। और ये नादिया हमें मिलेगी कहाँ? हम नादिया को नहीं ढूंढेंगे रातों, बल्कि वो खुद हमारे पास आई।